नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 1 जिसका शीर्षक है बातचीत, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 1 जिसका शीर्षक है बातचीत, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि शीर्षक बातचीत किस विधा की रचना है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक बातचीत ललित निबंध विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब ललित निबंध होगा। शीर्षक बातचीत ललित निबंध विधा की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक बातचीत के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक बातचीत के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ बालकृष्ण भट्ट होगा। शीर्षक बातचीत के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध निम्न में से कौन है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध निम्न में से बातचीत है, यानी कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि बातचीत होगा। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध निम्न में से बातचीत है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ बातचीत होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। तो हम आपको बता दें कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु जो हुई थी वो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 20 जुलाई 1914 ईस्वी को होगा। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान निम्न में से कहाँ था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान था वो निम्न में से, यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कहाँ था। तो हम आपको बता दें कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद में था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश होगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। तो इस प्रकार से यह हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। यानी कि प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन अ हिंदी प्रदीप, ऑप्शन ब हुंकार, ऑप्शन स पंजाब केसरी, ऑप्शन द आर्यावर्त। तो इसमें कह रहा है कि इन चारों विकल्प में बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो हम आपको बता दें कि इस चारों विकल्प में, यानी इस चारों पत्रिका में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संपादन किया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ हिंदी प्रदीप होगा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया।
तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ हिंदी प्रदीप होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो कि एक रचना है, तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो हम आपको बता दें कि संयोगिता स्वयंवर जो है वो लाला श्रीनिवास दास की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन द लाला श्रीनिवास दास होगा। संयोगिता स्वयंवर जो है वो लाला श्रीनिवास दास की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी लाला श्रीनिवास दास होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि किस उपन्यास के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट नहीं है। यानी कि प्रश्न संख्या 9 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन अ, ब, स और द। इनमें से कह रहा है कि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन अ में रहस्य कथा, ऑप्शन ब में 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन स में सद्भाव का अभाव और ऑप्शन द में गोदान। तो इस यानी प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि इस चारों ऑप्शन में से, चारों उपन्यास में से बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित कौन सा उपन्यास नहीं है। तो हम आपको बता दें कि रहस्य कथा जो है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान भी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। सद्भाव का अभाव भी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। बच गया कौन? गोदान। तो गोदान जो है, जो ऑप्शन द में दिया गया है गोदान, वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द होगा। गोदान उपन्यास के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट नहीं हैं, बल्कि गोदान के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द गोदान होगा। और ऑप्शन अ, ब और स यानी कि रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान और सद्भाव का अभाव, ये तीनों उपन्यास जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन अ नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन ब रेल का विकट खेल, ऑप्शन स एक रोग और एक वैद, ये तीनों जो है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी से हमारा मतलब है ऊपर में जितने भी ऑप्शन यानी विकल्प दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन सही हैं। तो नूतन ब्रह्मचारी, रेल का विकट खेल, एक रोगी और एक वैद, ये तीनों जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि नाटक पद्मावती के रचनाकार कौन है। तो सबसे पहले हम जान लें कि पद्मावती है क्या। तो पद्मावती एक नाटक है, लिखा भी हुआ है कि नाटक पद्मावती के रचनाकार कौन है। तो पद्मावती एक नाटक है और इस प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि नाटक पद्मावती के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि नाटक पद्मावती के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ बालकृष्ण भट्ट होगा। नाटक पद्मावती के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। ये जो प्रश्न है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रत्येक वर्ष प्रत्येक लेखक के बारे में पूछा जाता है कि ये लेखक किस युग के निबंधकार हैं या किस युग के लेखक हैं। तो इस यानी प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो हम आपको बता दें कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से भारतेंदु युग के रचनाकार हैं या निबंधकार हैं।
तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब भारतेंदु युग होगा। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन द यानी कि आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ये प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 13 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। प्रत्येक वर्ष इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको लेखक का नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यह लेखक जो है वो किस काल के रचनाकार है। तो जिस प्रकार से प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द आधुनिक काल होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। यानी कि ये पाठ है बातचीत, उसमें कहा गया है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो हम आपको बता दें कि वाक शक्ति के न होने से सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ वाक शक्ति होगा। वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ वाक शक्ति होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से, यानी बातचीत जो शीर्षक है गद्य खंड के पहले अध्याय जिसका शीर्षक है बातचीत, तो वही यानी प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि वह बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत के रचनाकार हैं। तो यही यानी प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। यानी कि शीर्षक बातचीत के माध्यम से उसके लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ बातचीत की शैली होगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ बातचीत की शैली होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो हम आपको बता दें कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ नांदी पाठ होगा। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ नांदी पाठ होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यानी नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो हम आपको बता दें कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि आत्मीयता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। आत्मीयता मतलब खुद से। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि पाठ के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह किसके जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन अ यानी कि बातचीत के जरिए होगा। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है।
तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ बातचीत के जरिए होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 इसमें कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत कितने वर्षों के उपरांत 16 वर्षों के उपरांत, तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। आप अध्याय पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ फ्राइडे होगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत, कितने वर्षों के उपरांत 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से, तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ फ्राइडे होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो हम आपको अभी तुरंत यानी कि प्रश्न संख्या 19 में बताए हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 16 वर्ष तक होगा। रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 इसमें कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यहाँ यह एक कथन है। तो प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है कि यह कथन किसका है। कथन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो यह कथन जो है वह बेन जॉनसन का है। बेन जॉनसन कहते हैं या बेन जॉनसन का कथन है या बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब बेन जॉनसन होगा। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 22 इसमें कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है ना। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो हम आपको बता दें कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 2 होगा। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकती है। किसके अनुसार असल बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकती है, तो एडिसन के अनुसार। एडिसन के अनुसार असल बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 इसमें कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो हम आपको बता दें कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यूरोप के होगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यूरोप के होगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 इसमें कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया है पहले कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह कथन किसका है। तो हम आपको ये इस प्रश्न का भी जवाब दे चुके हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह कथन एडिसन का है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ एडिशन होगा, है ना। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ एडिशन होगा। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह कथन एडिशन का है। किसका है, एडिशन का है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ एडिशन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर।
प्रश्न संख्या 25 जिसमें कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वह गदखंड के अध्याय 1 बातचीत के रचनाकार हैं। तो यहाँ यानी कि प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो हम आपको बता दें कि बालकृष्ण भट्ट जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स रामचंद्र शुक्ल होगा। शीर्षक बातचीत के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स रामचंद्र शुक्ल होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 इसमें कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। ऑप्शन अ में दिया गया है हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन ब में दिया गया भारी और बेजिल। ऑप्शन स में दिया गया क्रोधपूर्ण और ऑप्शन द में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ हल्का और स्वच्छ होगा। बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ हल्का और स्वच्छ होगा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ हल्का और स्वच्छ होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 27 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। यानी कि अध्याय बातचीत जो है उसमें लेखक कह रहे हैं लेखक के अनुसार मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो हम आपको बता दें कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा बताया गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप करना, यानी कि खुद से बात कर लिया करना। ठीक है, तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप करना। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि आत्मवार्तालाप करना होगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप करना। लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप करना होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 2 उसने कहा था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।